हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आरू जियोमेट्रिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जो इंडिया से जो भी हमारे पास IRS की जो सैटेलाइट सीरीज़ थी वो जो लॉन्च हुई थी उसके बारे में देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था ओशियनसैट के बारे में पढ़ा था, कार्टोसैट के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हमने RISAT के बारे में पढ़ा, इनसैट के बारे में पढ़ा। अब हम जो सुनते रहते हैं ग्लोबल स्पेस प्रोग्राम, जो भी हमारे पास बड़े बड़े प्रोग्राम थे, लैंडसैट के बारे में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है गेट एग्ज़ाम में, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में लैंडसैट के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका कितने हमारे पास नंबर ऑफ़ बैंड्स होते हैं, इसके अंदर कितने हमारे पास इसकी सीरीज़ हैं, और हमारे पास कितना स्पेशल रिजोल्यूशन है, कौन कौन से सेंसर से यूज करता है, तो वो सब हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब हम इस ग्लोबल स्पेस प्रोग्राम के अंदर देखेंगे। तो लैंडसैट के बारे में देखते हैं। ये जो लैंडसैट सीरीज़ है वो USA के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसमें हमारे पास अब तक लैंडसैट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हमारे पास लैंडसैट 7 तक हमारे पास लॉन्च किया गया। जो हमारे पास ईयर वाइज दे रखा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास सेंसर के बारे में। देखोगे आप हमारे पास तो TM है और MSS है। ये हमारे पास थीमेटिक मैपर और ये मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर है हमारे पास, सेंसर कह लीजिए। ये लैंडसैट 4 से चालू हुआ था, बट हमारे पास जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो है लैंडसैट 7 के बारे में, जो ETM प्लस है। इसके अंदर कितने बैंड्स होते हैं वो सब भी अब देखिए हमने नेक्स्ट टेबल के अंदर देखा है। तो जैसे हमारे पास ये चीज़ तो आपको याद रखनी है, लैंडसैट 6 के अंदर ETM है और लैंडसैट 7 के अंदर ETM प्लस है। तो इसके अंदर अब जैसे सेंसर टाइप, उसके अंदर नंबर ऑफ़ बैंड्स कितने होते हैं ये चीज़ देख लेते हैं, और उनका स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ये नहीं है, बट इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ बैंड्स है, और उसके बाद हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन कितना है उसका, तो वो चीज़ आपको देखनी है। तो जो अगर लैंडसैट जो है MSS कैरी करता है उसका स्पेशल रिजोल्यूशन 80 मीटर होता है, और हमारे पास और जो बैंड्स होते हैं हमारे पास 4, वो कौन कौन से रेंज में होते हैं, जैसे ग्रीन हो गया, रेड बैंड हो गया, NIR रेड और NIR हो गया हमारे पास। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास जो मेन है वो है TM और ETM। ETM क्या है, एनहेंस थीमेटिक मैपर, और TM जो है वो हमारे पास है थीमेटिक मैपर। उसके अंदर 7 नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं। अब ब्लू, ग्रीन, रेड, NIR, मिड IR होता है हमारे पास। IR क्या इंफ्रारेड है, थर्मल इंफ्रारेड होता है, मिड इंफ्रारेड होता है। ये रेंज ऑफ हमारे पास वेवलेंथ दे रखी है। उसकी जो स्पेशल रिजोल्यूशन है TM की, वो हमारे पास जनरली थर्मल इंफ्रारेड के अंदर ज़्यादा स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। ये मैं बार बार आपको पहले भी बता चुका हूँ। और बाकी जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो हमारे पास फाइन रिजोल्यूशन है, 30 मीटर तक मिल जाता है, लेकिन थर्मल के केस में हमारे पास 120 मीटर का हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन मिलता है। फिर हमारे पास है ETM। इसके अंदर 8 नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं। 7 तो जो पहले ETM के अंदर थे, ETM प्लस की बात कर रहे हैं, तो 7 तो हमारे पास जो पहले थे। उसके बाद एक पेंक्रोमेटिक भी बढ़ जाता है इसके अंदर, जो विजुअल से IR के अंदर होता है। जो वेवलेंथ रेंज रहती है वो विजुअल से IR के बीच में रहती है, और इसका जो पेंक्रोमेटिक होता है रिजोल्यूशन वो 15 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन रहता है। बाकी के केस में हमारे पास जितने भी 7 बैंड्स होते हैं वो 30 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन रखते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यही चीज़ हमारे पास पूछा जाता है, नंबर ऑफ बैंड्स कितने, 8 हैं ETM प्लस के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। फिर उसके बाद स्पेशल रिजोल्यूशन आपको याद रखना है। तो ये लैंडसैट के बारे में जो चीज़ें हमारे पास गेट एग्जाम या किसी भी एग्जाम में पूछी जाती हैं लैंडसैट से रिलेटेड। और अगर आपको और भी ज़्यादा याद करना है कि कौन सी सैटेलाइट, कौन सा सीरीज़ जो है कब लॉन्च हुआ था, वो भी आपको टेबल में मिल जाएगा। उसके बाद हम दूसरा चलते हैं, रडारसैट के बारे में पढ़ते हैं। रडारसैट इज़ द फर्स्ट सोफिस्टिकेटेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑफ कनाडा। ये कनाडा के द्वारा लॉन्च की गई थी। इट वॉज बिल्ट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ कैनेडियन स्पेस एजेंसी इन कॉर्पोरेशन with provincial governments and private sector. Until now 2 radarsats have been launched. अब तक 2 radarsat भेजे जा चुके हैं। Radarsat 1 was launched in 1995 by NASA on a Delta II rocket. It was placed in a near polar sun synchronous orbit. तो ये क्या हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 798 किलोमीटर अबव द अर्थ एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 98.6 डिग्री. इट ऑर्बिट द अर्थ 14 टाइम्स पर डे। तो सोच रहे हो, जो ये जो चक्कर लगाती है ये अर्थ हो गई, तो ये पोलर ऑर्बिट हो गई। इसके अंदर जो ऑर्बिट करती है वो अर्थ के कम से कम एक दिन में 14 बार वो चक्कर लगा लेती है, विच ईच ऑर्बिट टेक्स 100.7 मिनट्स टू कंप्लीट। तो ये थोड़ा याद रखोगे, डेटा अगर पूछा जाता है तो बता सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हमारे पास डॉन डस्क ऑर्बिट मैंने बताया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रडारसैट 1 हैज़ dawn dusk orbit which enable it to cross the equator at dawn and dusk, that is 6 AM and 6 PM of local time. तो dawn dusk में देखिए आप, सुबह के 6 बजे भी वो इक्वेटर को क्रॉस कर रही है और शाम के 6 बजे भी इक्वेटर को क्रॉस करती है। उसके बाद जो लोकल टाइम है उसके हिसाब से। फर्दर दिस ऑर्बिट कीप सोलर सेल एरेज ऑफ द सैटेलाइट इन ऑलमोस्ट कंटिन्यूस सनलाइट। तो मैंने आपको बताया था डॉन टू डस्क के अंदर क्या है, जनरली
जितने भी पैनल्स होते हैं वो सनलाइट के अंदर रहते हैं, हमारे पास सनलाइट के फेस पर रहते हैं। एंड एंश्योर सैटेलाइट टू रिलाई ऑन सोलर एनर्जी, तो हर टाइम ये सोलर एनर्जी जो उनकी बैटरी होती है उस पर काम करती है। इट इज़ इक्विप्ड विद एन एडवांस, तो यही डाउन टू डस्ट था जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑर्बिट के अंदर एक केस बताया था सन सिंक्रोनस के अंदर। इट इज़ इक्विप्ड विद एन एडवांस सिंगल सी बैंड रडार सेंसर सार, तो सिंथेटिक अपर्चर रडार है सी बैंड का इसके अंदर, जो मतलब कि रडार सेट के अंदर सी बैंड रडार सेंसर होता है। रडार सेट सार इज ए पावरफुल माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट विच ट्रांसमिट्स अ माइक्रोवेव एनर्जी पल्स इन सी बैंड हैविंग 5.3 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी टू द अर्थ। तो इसके अंदर सी बैंड जो पावरफुल बैंड है उससे हमारे पास जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो पल्स आउट होती हैं, उसके बेसिस पे हमारे पास अर्थ से टकराती हैं, फिर वापस आती हैं, फिर उस हिसाब से ये रिजल्ट हमारे पास सैटेलाइट देता है। तो सार मेजरमेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, जो हमारे पास नॉर्मल प्रोसेस होता है रिमोट सेंसिंग का। इट हैज़ ए वाइड वैरायटी ऑफ बीम विड्थ विच कैन कैप्चर स्वाथ फ्रॉम 45 to 500 किलोमीटर विद रेजोल्यूशन फ्रॉम 8 to 100 मीटर। तो इसका स्वाथ विड्थ तो 45 से 500 किलोमीटर तक वेरी करता है, और जो इसका ये तो स्वाथ हो गया, और जो हमारे पास रेजोल्यूशन है वो जनरली 8 से 100 मीटर के बीच में लाई करता है। एंड एट एन इंसिडेंस एंगल फ्रॉम 10 to 60 डिग्री। रडार सेट 1 इज हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड इन विच माइक्रोवेव्स ट्रेवल हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस। तो इसके अंदर क्या पोलराइज जब एक प्लेन में लाई करती हैं रेडिएशंस तो वो हमारे पास पोलराइज कहलाती हैं। तो रडार सेट 1 इज हॉरिजॉन्टली पोलराइज इन विच, तो ये हॉरिजॉन्टली पोलराइज रहती हैं इन विच माइक्रोवेव्स ट्रेवल हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से हॉरिजॉन्टल पर ट्रेवल करती हैं। इट हैज 7 इमेज साइज नेमली फाइन, स्टैंडर्ड, वाइड, स्कैनसार, नैरो, स्कैनसार वाइड, एक्सटेंडेड लो एंड एक्सटेंडेड हाई। तो ये 7 इमेजेस हमारे पास जो इमेज के साइज होते हैं वो 7 हमारे पास इससे हम कैरी कर सकते हैं, विच आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज बीम मोड्स। इनको क्या बीम मोड्स कहते हैं। एज ए कॉन्सिक्वेंस इट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ स्पेशियल रिजोल्यूशन एंड जियोग्राफिक कवरेज। तो इससे क्या इसका जो कवरेज होता है और जो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है वो वेरी करता है, और उससे हम जिस टाइप का रिजोल्यूशन जितना चाहिए होता है हम उतना मीन्स उसका एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस कमर्शियल सी बैंड सार सैटेलाइट रडारसैट 2 was launched in 2007. It retains many specifications of Radarsat 1, example imaging modes and orbital parameters. तो जो Radarsat 2 का फेनोमेन था और Radarsat 1 के अंदर जो स्पेसिफिकेशन थे तो वो कुछ सेम रखे, जैसे इमेजिंग मोड Radarsat 2 के अंदर भी था, और ऑर्बिटल पैरामीटर जितने भी जिस ऑर्बिट में वो ट्रेवल करता था उस वही मीन्स जो पैरामीटर्स थे ऑर्बिट्स के वही सेम टू सेम Radarsat 2 ने भी रखे, बट सम सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन। तो Radarsat 2 जो है बाद में लॉन्च किया तो कुछ ना कुछ मॉडिफाई किया जाता है। Radarsat मेड इट ए प्रीमियर अर्थ ऑब्जर्वेशन रडार रिमोट सेंसिंग सिस्टम। दीज मॉडिफिकेशन इंक्लूड 3 मीटर हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग। तो इसका मतलब क्या देख रहे हो कितना फाइन रिजोल्यूशन, 3 मीटर तक रिजोल्यूशन मिल रहा है, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोलराइजेशन इमेजिंग बोर्ड्स में। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये जो फीचर बता रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखना है। लेफ्ट एंड राइट लुकिंग इमेजिंग ऑप्शंस, सुपीरियर डेटा स्टोरेज एंड ऑन बोर्ड GPS रिसीवर्स फॉर मॉनिटरिंग सैटेलाइट पोजीशन। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर रहती हैं Radarsat 2 के अंदर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये जो डेटा है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में। Radarsat सप्लाई डेटा टू मॉनिटर एनवायरमेंटल चेंजेस एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ एज नेशनल एज वेल एज ग्लोबल लेवल। तो हमारे पास इसका जो एप्लीकेशन है वो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए किया जा सकता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए है। तो एक तो ग्लोबल कवरेज है तो कहीं पर भी इसको देखा जा सकता है, और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर की जा सकती है वो एग्रीकल्चर फील्ड में, हाइड्रोलॉजी के फील्ड में, कार्टोग्राफी, फॉरेस्ट्री, ओशिनोग्राफी, कोस्टल मॉनिटरिंग फॉर बहुत साइंटिफिक एंड कमर्शियल यूजर। तो इसका एप्लीकेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कमर्शियल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जैसे क्विक बर्ड हो गया, स्पॉट हो गया, तो इन सब के बारे में, आइकोनोस हो गया, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये सब जो है हमारे पास वो कमर्शियल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है। जैसे अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्विक बर्ड के बारे में। क्विक बर्ड के बारे में देखें तो क्विक बर्ड का जो है आपको एक तो स्पेशल रिजोल्यूशन याद रखना है, तो इनका जो है बड़ा फाइन स्पेशल रिजोल्यूशन रहता है। तो क्विक बर्ड जो है हमारे पास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ऑफ डिजिटल ग्लोब विच इज़ ए कमर्शियल इमेजरी प्रोवाइडर कंपनी विद हेडक्वार्टर लोकेटेड एट लॉन्गमाउंट कोलोराडो USA के अंदर। क्विक बर्ड
Up to date, Digital Globe launched 4 commercial satellites, namely Earlybird 1, QuickBird, WorldView 1 and WorldView 2 in December 1997, and so October 2001, September 2007 and October 2009 respectively. Digital Globe lost communication with Earlybird 1 after 4 days of its launching, but other satellites are functioning सक्सेसफुली। तो सिंपल सी चीज़ है कि अर्ली बर्ड का जो है 4 दिन बाद ही कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, और बाकी जैसे क्विक बर्ड हो गया, वर्ल्ड व्यू 1 और वर्ल्ड व्यू 2 जो हो गया वो अभी तक काम कर रही है हमारे पास। तो क्विक बर्ड क्या करती है हमारे पास? क्विक बर्ड रिप्रेजेंट फर्स्ट सैटेलाइट इन ए कॉन्स्टलेशन ऑफ सब मीटर स्पेसक्राफ्ट दैट डेवलप्ड बाय डिजिटल ग्लोब। इट ऑफर्स ए यूनिक हाईली एक्यूरेट एंड कमर्शियल हाई रिजोल्यूशन इमेजरी ऑफ अर्थ। तो सब मीटर के अंदर, मतलब मीटर तक तो हमने अब तक स्पेशल रिजोल्यूशन जितना ही पढ़ा मीटर के अंदर पढ़ा, बट सब मीटर का जो स्पेशल रिजोल्यूशन क्विकबर्ड के अंदर क्विकबर्ड हमें प्रोवाइड करता है। तो बहुत ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन की सैटेलाइट है हमारे पास। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 18 अक्टूबर 2001 बाय बोइंग डेल्टा टू लॉन्च व्हीकल इनटू ए 600 किलोमीटर ऑर्बिट। तो ये क्या हमारे पास सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर है और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो हमारे पास इसकी जो स्वाथ विड्थ रहती है वो 20 to 40 किलोमीटर के आसपास रहती है। इट ऑफर्स इमेज ऑफ 0.61 मीटर टू 0.61 मीटर पैंक्रोमेटिक। तो मतलब पैंक्रोमेटिक इमेज के जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो क्विकबर्ड का कितना है? 0.61 मीटर। इसका मतलब तो यही है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पैंक्रोमेटिक इमेज के लिए क्विकबर्ड के द्वारा जो स्पेशल रिजोल्यूशन हम गैदर कर सकते हैं वो है 0.61 मीटर, लेकिन MSS के अंदर मल्टी स्पेक्ट्रल स्पेशल रिजोल्यूशन 2.44 मीटर तक। तो आप देख रहे हो ये हमारे पास 61 सेंटीमीटर तक हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन दे रहा है पैंक्रोमेटिक इमेज के लिए, और MSS के लिए 2.44 मीटर तक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पेशल रिजोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते थे और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी थी मैंने रिजोल्यूशन में कवर किया, और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं, कवर किए हैं। एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया है टेलीग्राम पर, उसकी PDF भी मिल जाएगी आपको, तो वो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। तो आपको क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन याद रखना है। पैंक्रोमेटिक के अंदर 0.61 है मीटर में, और ये 2.44 मीटर है MSS के अंदर। और जो इसका रिविजिट टाइम रेंज होता है वो 1 to 5 डेज रहता है, ये भी आप याद रख सकते हो। इट इज़ द फोर्थ सैटेलाइट विच ऑब्टेन्स हाईएस्ट रिजोल्यूशन कमर्शियल इमेजरी ऑफ अर्थ आफ्टर वर्ल्ड व्यू 1, वर्ल्ड व्यू 2 एंड GOI 1। तो ये फोर्थ कमर्शियल सैटेलाइट थी जो हमारे पास हाई स्पेशल रिजोल्यूशन में इमेजेस देती है। इट हैज़ ए ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ ऑन बोर्ड स्टोरेज ऑफ डेटा डेट एनी अदर सैटेलाइट। तो इसकी जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो भी हाई होती है। इट इज़ कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग मोर देन 75 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर ऑफ इमेजरी डेटा ईयरली एंड ऑल्सो अलाउइंग डिजिटल ग्लोब टू अपडेट इट्स इमेज लाइब्रेरी एट रैपिड स्पीड। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं कि हमारे पास जो भी इसकी क्योंकि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और जो भी लाइब्रेरी होती है उसको मीन्स बहुत तेज़ी से अपडेट करती रहती है, और जनरली 75 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का ये जो एरिया कवरेज करती है, पूरे साल में 75 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवरेज कर लेती है। द हाई क्वालिटी सैटेलाइट इमेज ऑफ क्विकबर्ड इज़ कॉमनली यूज फॉर मैप क्रिएशन। किस काम में आती है? इसका एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। मैप क्रिएशन में, चेंज डिटेक्शन में, या फिर लैंड यू लैंड का मतलब क्या चेंज हुआ है किसी भी जगह पे, क्योंकि 1 to 5 डेज हमारे पास इसका रिविजिट टाइम है। तो चेंज डिटेक्शन में हेल्प करती है। इमेज एनालिसिस, जो भी इमेज आती है फाइन रेजोल्यूशन की मिलती है, तो उससे एनालिसिस भी बेटर हो जाती है, तो उसमें हेल्प करती है। और मैप अगर कोई क्रिएट करना है तो उसके लिए भी। तो क्विकबर्ड के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और उसके बाद आता है हमारे पास आइकोन्यूज़। आइकोन्यूज़ जो है हमारे पास वो सैटेलाइट है GOI, फॉर्मली जिसको हम ऑर्ब इमेज या फिर ऑर्बिटल इमेज कॉरपोरेशन, विच इज़ ए कमर्शियल इमेजरी प्रोवाइडर कंपनी लोकेटेड इन हर्नंडोन, वर्जीनिया, USA के अंदर। GOI INC हैज़ लॉन्च्ड आइकोन्यूज़ ऑर्बव्यू 2 C-स्टार जिसको कहते हैं, ऑर्बव्यू 3 एंड GOI 1 सैटेलाइट्स इन 1999, 97, 2003 एंड 2008 रेस्पेक्टिवली। तो ये सब नहीं इतना पूछा जाता है, इसलिए मैं जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। द फर्स्ट आइकोन्यूज़ वाज लॉन्च्ड ऑन 27 अप्रैल 1999 बट अनफॉर्चुनेटली इट नेवर अचीव्ड इट्स ऑर्बिट। तो जब ये 1999 में लॉन्च किया गया था तो वो अपनी ऑर्बिट को अचीव नहीं कर पाया था, मतलब खो गया था। सब्सिक्वेंटली ये सेकंड आइकोन्यूज़ वाज लॉन्च सक्सेसफुली ऑन
24 सितंबर 1999। तो अप्रैल के बाद क्या सितंबर में दूसरा आइकोनोस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और वो सक्सेसफुली अपनी ऑर्बिट में कैप्चर कर पाई। तो मतलब वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गई। द आइकोनोस इज इन ए सन सिंक्रोनस, तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट 681 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट with an inclination of 98.1 degree. The orbit provides daily access to regions within 45 degree of nadir, 3 days revisit within 26 degree of nadir and 141 days revisit within 1 degree of nadir। तो इसके इंक्लिनेशन पर डिपेंड करता है कि ये कितने दिन में रिविजिट किसी भी प्लेस को रिविजिट कर पा रही है। अगर 1 डिग्री का नादिर से 1 डिग्री का उसका इंक्लिनेशन है तो 141 डेज में आएगी। 26 डिग्री है तो हमारे पास 3 दिन में रिविजिट कर लेगी। और अगर डेली एक्सेस करना है किसी भी चीज़ को तो उसको नादिर से 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पर रखना होता है। तो इसकी खासियत है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो है कि पैंक्रोमेटिक में इसका रिजोल्यूशन जो है वो 1 मीटर है और मल्टी स्पेक्ट्रल के अंदर इसका रिजोल्यूशन जो है वो 44 मीटर है। 1 मीटर कलर इमेजरी कैन बी क्रिएटेड बाई मर्जिंग आइकोनोस पैंक्रोमेटिक एंड मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी। अब ये क्या हमारे पास पैंक्रोमेटिक भी देता है और मल्टी स्पेक्ट्रल भी देता है। अगर हमें कोई कलर फोटोग्राफ चाहिए और 1 मीटर के स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ चाहिए तो दोनों जो इमेजेस आती हैं इसके बैंड से उनको हम मर्ज करके 1 मीटर की कलर इमेजरी गैदर कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इन एडिशन द सैटेलाइट हैज़ बोथ क्रॉस ट्रैक एंड अलॉन्ग ट्रैक सेंसर्स। तो इसमें क्या क्रॉस ट्रैक भी है और अलॉन्ग ट्रैक सेंसर भी काम कर सकता है, विच अलाउ इट टू एक्वायर डेटा फ्लेक्सिबली हैविंग फ्रिक्वेंट रिविजिट कैपेबिलिटी। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि नादिर से जितना इंक्लिनेशन कम होता है उतना ज़्यादा रिविजिट टाइम हो जाता है। तो ये क्या क्रॉस ट्रैक भी और अलॉन्ग ट्रैक भी काम करती है और उससे फ्रिक्वेंसी हम इसका जो रिविजिट फ्रिक्वेंसी है वो भी फ्लेक्सिबल है, चेंज कर सकते हैं। सैटेलाइट कलेक्ट्स डेटा एट अ रेट ऑफ ओवर 2000 किलोमीटर स्क्वायर पर मीटर। एज ए रिजल्ट इट हैज़ कलेक्टेड ओवर 250 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर ऑफ इमेजरी ऑफ आवर सरफेस डिजिटली। तो जनरली ये जो कवर करती है साल का बता रहा है 250 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जनरली अर्थ का कवर करती है। हाई स्पेशल रिजोल्यूशन इमेजरी कलेक्टेड बाय आइकोनोस इज बीइंग लार्जली यूज फॉर नेशनल सिक्योरिटी। अब इसके जो एप्लीकेशन है वो भी देख लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री मैपिंग, अर्थ रिसोर्स मैनेजमेंट, एयर एंड मरीन ट्रांसपोर्टेशन एंड सिटी एंड अर्बन प्लानिंग के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो थर्ड कमर्शियल सैटेलाइट है वो है हमारे पास ऑरव्यू। ऑरव्यू इज अनदर ग्रुप ऑफ सैटेलाइट बिलोंगिंग टू GeoEye। 4 ऑरव्यू सैटेलाइट हैव बीन लॉन्च्ड बाय GeoEye। ऑरव्यू 1 was launched in April 1995. It is an atmosphere monitoring satellite that provided weather data to NASA। तो ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है हमारे पास ऑरव्यू सैटेलाइट जो है वो हमारे पास वेदर डेटा को गैदर करने के लिए। वेदर डेटा जो नासा कलेक्ट करता है वो ऑरव्यू सैटेलाइट से कलेक्ट करता है। फॉलोइंग दिस GeoEye लॉन्च ऑरव्यू 2 in August 1997। इट प्रोवाइड इमेजेस ऑफ ओशियंस विच आर यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो देख लो जो भी सैटेलाइट्स है उससे हम अर्थ का ऑब्जर्व करके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और जो भी मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का मॉनिटरिंग स्टडी करनी है, कमर्शियल फिशिंग, एनवायरमेंटल, कोस्टल मॉनिटरिंग, ये सब हम ऑरव्यू 2 के थ्रू कर सकते हैं। इन जून 2003 द थर्ड सैटेलाइट ऑफ सीरीज ऑरव्यू 3 was launched successfully। ऑरव्यू 4 was launched in September 2001 but this satellite failed to reach required orbit। ऑरव्यू 3 हमारे पास सक्सेसफुल हुआ था। तो ऑरव्यू 3 was designed to provide high resolution imagery of Earth। It was successfully launched on 26 June 2003। This satellite is equipped with a camera to take image with 1 meter in panchromatic, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पेशल रिजोल्यूशन, एंड MSS के अंदर हमारे पास 4 मीटर का स्पेशल रिजोल्यूशन ये ले सकता है। और जो इसका स्वाथ विड्थ है वो जनरली 8 किलोमीटर है। तो ये चीज़ें आपको जो डेटा है वो आपको गेट एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए याद रखना है। इट इज़ ये मतलब पूछा जा सकता है क्योंकि जितने भी 2 बार पेपर हुए हैं 2022 में और 2023 में स्पेशल रिजोल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए और दिया भी नहीं गया था, सैटेलाइट्स का दिया गया था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए थे। तो इसलिए ये चीज़ें आपको याद रखनी है और उसका एप्लीकेशन भी आपको याद रखना है। और ये कौन सी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट है, किस ऑर्बिट में है हमारे पास, कितने एल्टीट्यूड पे है, इसका रिविजिट टाइम कितना है, इसका इंक्लिनेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो डेटा आप टेबल फॉर्मेट में बनाइए, सारी सैटेलाइट्स को लिखिए और जितना भी डेटा है उसको कहिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। तो ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जैसे कि मैं हर बार वीडियो के बाद कर देता हूँ। तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पर अपने डाउट्स भी, जो भी डाउट्स होंगे
कमेंट सेक्शन में भी लिखिए और टेलीग्राम पर भी आप लिख सकते हैं। और बेफिक्र होकर आप बस मेरे साथ गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए। सारा सिलेबस पार्ट ए, पार्ट बी और जो भी हमारे पास कॉमन पार्ट है वो सारा कवर किया जाएगा। इट इज़ इन 470 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट विद एन इक्वेटोरियल क्रॉसिंग टाइम ऑफ 10:30 AM। तो ये जो है हमारे पास सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के ज़्यादातर मोस्टली जो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स होंगी वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर होंगी, और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं वो जियो स्टेशनरी जो हाई अर्थ ऑर्बिट होती है उसके अंदर रहती हैं। तो ये एक फंडामेंटल रूल याद रखिए जो मोस्टली काम करेगा, और हमेशा यही होता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, अगर बहुत क्लोज से ऑब्जर्व करेंगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो उसका ग्राउंड कवरेज बढ़ेगा, फिर उसका रिजोल्यूशन बिगड़ जाता है। तो जितना हम नियर रहते हैं, तो नियर रहने का मतलब है लो अर्थ ऑर्बिट, और वो क्या है हमारे पास सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर लॉन्च की जाती हैं जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं। द सेंसर रिविजिट्स लोकेशन ऑन अर्थ इन लेस देन 3 days। इसका जो रिविजिट टाइम है वो जनरली 3 days के अंदर होता है। ऑर्बियो 3 इज़ द फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट टू सप्लाई हाई रिजोल्यूशन इमेजरी फ्रॉम स्पेस। देयरफॉर द इमेजरीज कलेक्टेड बाई इट कैन बी यूज फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। अब इसका जो एप्लीकेशन है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के लिए, प्रिसाइज मैपिंग एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, मीन्स मिलिट्री पर्पज़ के लिए। तो ये हमारे पास जनरली कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं जो तुमने 3 पढ़ी। और व्यू के बारे में पढ़ा हमने, और हमने आइकोनोस के बारे में पढ़ा, और हमने जो सबसे पहले पढ़ा था वो क्विक बर्ड के बारे में पढ़ा था। तो इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं सैटेलाइट्स के बारे में पूछेंगे, क्योंकि जितने भी मेजर स्पेस प्रोग्राम से, चाहे इंटरनेशनल हो, ग्लोबल के बेस पे हों, ग्लोबल कवरेज करें, या फिर इंडिया के हिसाब से जो भी सीरीज़ सैटेलाइट्स की लॉन्च की गई हैं वो सारा हमने कवर किया है इस वाले लेक्चर में और इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आप बेफिक्र होकर गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए, और जितने भी नोट्स हैं वो सब मैं प्रोवाइड करूँगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, और उनसे बोलिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे साथ गेट की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।